नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे यूएस अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन साहब, उनका जो पीस प्रपोजल है, सीज फायर प्रपोजल गाजा के लिए, उसके बारे में बात करना। आखिर ये प्रपोजल है क्या? इसके इजराइल क्या चाहता है, इसके बारे में उसकी क्या ओपिनियन है? हमस जो है, जो एक मेन पार्टी है, वो क्या सोच रही है? इन तीनों चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बताएं कि प्रपोजल है क्या। ये एक उन्होंने जो सीज फायर दिया है, उनका कि ये भाई एक लंबे समय तक पीस रहेगी, अमन शांति के लिए है। और जो बेसिक इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो पैलेस्टीनियन यानी हमस के पास जो होस्टेजेस हैं, जो लोगों को हमस ने पकड़ रखा है, इजरायली, उनको कैसे छुड़ाया जाए सबसे पहले। और दूसरी बात यह है कि उनका गाजा के ऊपर इजराइल का होल्ड बना है। ये बेसिक दो गवर्निंग प्रिंसिपल नजर आते हैं इसके अंदर। वो चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि डिमांड ये उठने लगी कि गाजा से इजराइल को हमेशा के लिए हटाया जाए। इजिप्ट से लिया था, कहीं इजिप्ट डिमांड न कर दे या कोई दूसरा अरब डिमांड न कर दे। हालांकि अरबों की कोई डिमांड नहीं ऐसी। वो अमेरिकन प्रपोजल ही को आगे बढ़ा रहे हैं। और यह है कि ये मसले जो है डिप्लोमेटिकल यानी बातचीत के माध्यम से हल होने चाहिए। पहली बात यह कि उन्होंने कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर ये होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, यानी युद्ध विराम की बात की है। और फिर उसके बाद ये किया है कि उसके साथ साथ वहां पे यानी खाना पानी, बिजली, दवाएं, ये ह्यूमैनिटेरियन एड जो होती हैं रोजमर्रा की जरूरत, वो वहां पे पहुंचे 6 हफ्ते के लिए। इस पीरियड में इजरायली ट्रुप्स को भी वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा। और जो लड़ाइयां हैं आपस में इन दोनों की, वो कंप्लीट उसमें रुकावट आनी चाहिए। यानी ये 6 हफ्ते का उन्हीं ने एक प्रोग्राम बना के दिया है। दूसरी बात यह है कि अब आता है कि हमस क्या कह रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसकी मान्यता दी है, सीज फायर रेजोल्यूशन की बात की। हमस ने कहा है कि वो इसका आदर सम्मान करते हैं, वेलकम करते हैं इसका। वो चाहते हैं कि वार खत्म होनी चाहिए। एंड जो फिर ये कहा है उन्होंने कि परमानेंट सीज फायर होना चाहिए, यानी हमेशा के लिए युद्ध विराम की वो बात करते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि इसराइल का जो ऑक्युपेशन है, उस जमीनों पे जो उसका कब्जा है, वो भी खत्म होना चाहिए। वहां से इजरायली फोर्सेस को हटना चाहिए। और रिकंस्ट्रक्शन की बात, यानी दोबारा से गाजा बनने की बात करनी चाहिए। और वो प्रिजनर एक्सचेंज की भी बात कर रहे हैं, यानी जो लोग जो फिलिस्तीनी इजराइल की जेल में हैं, उनको भी रिलीज करना चाहिए। होस्टेजेस, इधर से होस्टेज जाए यानी उधर से वो लोग आए। ये इनकी मेन डिमांड्स हैं, 4-5 जिनके बारे में कहा। बेसिकली जो है वो यही है कि जो फर्क पड़ रहा है वो उसमें यही पड़ता है कि परमानेंट सीज फायर की ये बात करते हैं, और इजरायली ऑक्युपेशन फोर्सेस ये हैं, यानी इजराइल के जो ट्रुप्स हैं वो वहां से हमेशा के लिए जाएं, विड्रॉ कर जाएं। और फिर रिकंस्ट्रक्शन गाजा दोबारा से बने जाए। एंड फिर उसके बाद ये है कि प्रिजनर्स जो जेल में है उनका रिस्पॉन्स। ये याद रखने की चीज है समझने के लिए। अब इसराइल क्या कहता है? इसराइल कहता है कि जो लोग हमास के कब्जे में हैं, जो इजरायली, उनका रिलीज होना चाहिए। और साथ में वो ये भी कहता है कि जो जंग है वो चलती रहेगी। ये जंग जब तक चलेगी जब तक कि उसके जो मौकिफ हैं या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे नहीं हो जाते। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमेशा के लिए जो हमस है उसका खात्मा, और यानी पॉलिटिकल भी और मिलिट्रीली भी, यानी दोनों तरीके से उसका हमेशा के लिए। और कंडीशनल सीज फायर के लिए वो राजी भी हो सकते हैं। अब ये देखना ये है
कि जो अब इसमें कैसे बात होगी मेरी ये नहीं समझ में आ रहा। उसकी वजह ये है कि ये जो प्रपोजल है उसमें वो तो ये कहते हैं कि भाई हम कुछ दिनों के लिए तो जंग रोक देंगे जब तक प्रिजनर्स आ रहे हैं, उसके बाद जो है हम जंग जारी रहेगी, हमस जब तक खत्म नहीं होगा तब तक रहेगी। ये हैं इन तीनों के अलग अलग प्लान्स के या तीनों के अलग अलग प्रपोजल्स जिसे कह सकते हैं। अब एक्चुअली अमेरिका की कोशिश ये है कि किसी भी सूरत से प्रिजनर्स को निकाल लिया जाए वहां से, जो भी उनके होस्टेज हैं, जो भी लोग वहां पे फंसे हुए हैं, उनको जल्दी से बाहर निकाला जाए। और फिर उसके बाद ये है कि एक इजराइल का कंट्रोल बना रहे, वो इनडायरेक्टली ये सारी एक्सरसाइज इसीलिए है। अब ये भी देखना है कि जो हमस ने तो कह दिया कि वो वेलकम करती है, सीज फायर भी चाहती है, मगर ये कि उसकी कंडीशन जो लगाई है प्रिजनर्स रिलीज और फिर उसके अलावा और अब ये सवाल उठता है कि क्या इजराइल इस बात पे मानेगा। हो सकता है कि मान ले, उसकी पहली डिमांड कि हम आप जो आपके पास लोग हैं हमारे उनको रिलीज कीजिए, और लेकिन उसने ये साफ कहा कि जंग जारी रहेगी, जंग में कोई रुकावट नहीं आएगी। क्या हमस इस बात को मानेगी? मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई मानेगा। ऐसी ऐसी शर्तों के साथ कौन, इसमें मतलब ये है कि सिर्फ आप न प्रिजनर रिलीज की बात हो रही है, न जो कैदी वहां पे फंसे हुए हैं उनकी रिलीज की बात हो रही है फिलिस्तीनियों की, और न रिकंस्ट्रक्शन की वो बात कर रहे हैं। बल्कि बेसिक जो नियत है इसराइल की वो ये है कि पूरा कंट्रोल इसराइल का बना रहे, अनेक्सेशन यानी ग्रेटर इसराइल का के गठन की वो बात कर रहे हैं। उसी पे वो अमल भी कर रहे हैं कि इसराइल गाजा पट्टी में ऐसी सिचुएशन कर दो कि जहां पे लोगों का रहना ही मुश्किल हो जाए। बिल्डिंगें गिर चुकी हैं, रिकंस्ट्रक्शन की बात नहीं हो रही, दोबारा से बनने की बात नहीं करेंगे। कैसे लोग रहेंगे, कब तक टेंट्स में रहेंगे? बीमारी बुरी तरह से फैल रही है वहां के ऊपर, दवाएं है नहीं, अस्पताल चल नहीं रहे, ये सब आप लोग जानते हैं। 38,000 लोग यानी 38,000 लोग मर चुके हैं। कितने बच्चे हैं, औरतें हैं, 20,000 से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि वो मलबे में दफन है। कुछ पता नहीं है कितने, यानी मैं तो समझ, बहुत से लोगों का एस्टिमेट ये है कि 1 लाख से ज्यादा होंगे मरने वाले। अब ये है कि दूसरी चीज वो ये चाहते हैं, इसराइल इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है कि अमेरिका की पावर में कमी आ रही है, डिक्लाइन हो रही है उसकी। तो वो उससे पहले चाहता है कि फिलिस्तीनियों को वहां से निकाल बाहर करना, और पूरे जो गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है और ईस्ट जेरूसलम है, उसके ऊपर अपना कब्जा बनाना। कब्जा तो है ही उसका, मतलब उसको लीगली तौर पे भी ले लेना, हड़प कर लेना, और जनता को जितना मैक्सिमम हो सके निकाल बाहर करना। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कर पाएंगे, इसलिए कि अमेरिका की का वो सपोर्ट बेस अब वो नहीं रहा, पावर डिक्लाइन हो गई। इसराइल की जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस भी लगातार बढ़ती जा रही है। और फिर उसके बाद ये कि कब तक वो अमेरिका पे डिपेंडेंट होंगे। अगर अमेरिकन जंग बढ़ती है और फैल जाती है पूरे रीजन में, जिसके बारे में हम लोग काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं, तो इसराइल अमेरिकन इकोनॉमी और ज्यादा क्राइसिस में आ सकती है। वो पहले से यूक्रेन में फंसे हुए हैं जंग में, दो जंग उनके लिए मुश्किल होगी। इसीलिए बाइडेन चाहते भी हैं कि इलेक्शन ईयर है, जल्दी से ये कुछ मसले हल हो जाए, मगर वो बहुत ज्यादा कंसेशंस पैलेस्टीनियंस को नहीं दे सकते, क्योंकि जूइश लॉबी वहां पे बहुत ही स्ट्रांग है और इलेक्शन ईयर में उसका रोल और बढ़ जाता है। अब देखना क्या है कि इन्हीं ने दो वो रखे हैं जो हमस से बातचीत करने के लिए, जो लोग दो कंट्रीज हैं, दो देशों का इन्वॉल्वमेंट है, एक कतर है और दूसरा सऊदी अरेबिया। अब देखिए, कतर एक ऐसा देश है जहां पे अमेरिका की जो 5th जो सेंट्रल कमांड है उसका एयर हेडक्वार्टर वहीं पे,
और वहां पे इस समय बड़ी तादाद में अमेरिकन 5th जनरेशन और 6th जनरेशन, आई डोंट, मैं नहीं जानता, सारे फाइटर प्लेन्स हैं, वहीं से वो उस क्षेत्र में जंग भी लड़ते हैं। इसके मतलब ये है कि कतर की कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी तो नजर आती नहीं। और फिर ये भी है कि कतर जो है को अमेरिका सिक्योरिटी भी प्रदान करता है, यानी उनका प्रोटेक्टर भी है वहां पे कतर के रिजीम का। तो ऐसे में तो कतर वही बात करेगा जो अमेरिका चाहेगा, यानी बहुत ज्यादा उसकी वो जो फिलिस्तीनी पक्ष है उसको आगे नहीं। दूसरा जो उनका साथ जो डील कर रहा है वो है इजिप्ट, जो उनके साथ बात कर रहे हैं। इजिप्ट जो है वो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, मिलिट्रीली हर तरीके से डिपेंडेंट है, अमेरिका के ऊपर निर्भर है पूरी तरीके से। इकोनॉमिक एड भी उसको मिलती है, मिलिट्री भी, और उसके बड़े घनिष्ठ संबंध इसराइल के साथ। अब वो हमास को अपना दुश्मन भी मानता है, क्योंकि हमास जो है वो है मुस्लिम ब्रदरहुड का एक अंग, यानी अखवान मुस्लिमीन का। अखवान मुस्लिमीन ये वो ग्रुप है जो इजिप्ट में जब डेमोक्रेसी आई थी थोड़े समय के लिए उसमें सत्ता में आ गया था, और फिर बाद में जिसको दोबारा से सीसी ने, दोबारा से सेना ने कू करके उनको जेल भेजा, जहां उनकी मौत भी हो गई, और दोबारा से सेना वहां पे सत्ता में भी आ गई। अब ये देखना है कि किस तरीके से करते हैं, और ये हमेशा से कोलैबोरेट भी करती रही है इसराइल के साथ, इनका डीलिंग भी है, इसराइल के इंटरेस्ट को भी वो प्रमोट करते हैं उस क्षेत्र में। तो ये दोनों जो निगोशिएटर्स हैं इसराइल के साथ, इनकी कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी है न तो अमेरिका के साथ है न इसराइल के साथ है। अब रहा सवाल अरबों का। अरबों ने न तो कोई उनका कोई सीजफायर प्रपोजल है, न उन्हीं ने कोई केस किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, जिसने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू कर दिया है। उनके डिफेंस मिनिस्टर और 3 हमास के जो आला ऑफिसर्स हैं, बड़े सीनियर ऑफिशियल्स, उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाई इसराइल जो है वो जेनोसाइड न होने दे, रोके वो उसको। मगर किसने ये केस किया था? साउथ अफ्रीका ने किया था। बाद में कुछ अरब देशों ने उसमें अपने को ज्वाइन जरूर किया है, मगर वो बेसिक इनिशिएटिव जो है वो साउथ अफ्रीका का है या दूसरे देशों का है वहां के ऊपर। तो इस तरीके से अरब का कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है पूरे अरब देशों की अमेरिका या इसराइल के साथ। बल्कि यही नहीं है, ज्यादातर अरब देश जो है वो हमास को नहीं जानते। सऊदी अरेबिया भी हमास से खुश नहीं रहता, लेकिन सऊदी अरेबिया एक बात है, वो इतना जरूर कह रहा है, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है, तभी वो अपने संबंध इसराइल से बनाने पे राजी होगा। ईरान और जो उसके सहयोगी दल हैं वो लगातार इसराइल के विपक्ष में है, वो किसी तरह की बातचीत करने के फेवर में नहीं है। हाँ, अगर हमास किसी प्रपोजल पे आता है तो उसको शायद सपोर्ट कर दें। उनकी डिमांड ये है कि फौरन विड्रॉ होना चाहिए हमेशा के लिए इसराइल को वहां से, बल्कि वो तो चाहते यही है, और जंग का विस्तार भी इसराइल करने पे तैयार है, और हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो भी लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और ईरान की खुल के इन लोगों को मदद भी है। अब देखना यह है कि क्या सीज फायर होता है आने वाले समय में, या इसी तरह जंग चलती रहेगी। इसलिए कि इसराइल का बहुत ज्यादा रुझान सीज फायर की तरफ नहीं है। इसराइल के ऊपर प्रेशर जरूर है उसकी जनता का कि आप जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके, उनके प्रिजनर्स को, जो उनके लोग हैं जो उनको हमास ने कैद कर रखा है, उनको छोड़ा, यानी होस्टेजेस को वापस लेके। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे। जल्दी एक नया पॉडकास्ट या लेके आएंगे प्रोग्राम के साथ आपके पास। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए, उससे हमें मदद मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।